करंट अफेयर की ये सीरीज है 2025 के करंट अफेयर इसमें हम देखेंगे। करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी इसमें कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस वीडियो में। जैसे पहला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीनलैंड की झीलों का रंग किस कारण से भूरा हो गया है? तो किस कारण से भूरा हो गया है ग्रीनलैंड की झीलों का रंग? पहले इसका रंग नीला था, तो अब हो गया है ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड की झीलों का रंग जो है वो भूरा हो गया है। और ग्रीनलैंड जो है ये भौगोलिक रूप से अगर देखें इसको भौगोलिक, तो ये अमेरिका का हिस्सा है, यानी कि उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। पर अगर राजनीतिक रूप से देखें तो राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क देश का हिस्सा है। डेनमार्क देश का हिस्सा है, ये स्वायत्त है डेनमार्क का, यानी कि डेनमार्क का इस पर राजनीतिक इस पर कब्जा है, यानी डेनमार्क के एक जिले के रूप में इसको परिभाषित किया गया है डेनमार्क के। और डेनमार्क की राजधानी क्या होती है? कोपनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन, ये डेनमार्क की राजधानी है। देश, तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, फिनलैंड। सवाल है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी और 23 मार्च को। 23 मार्च को भी मनाया जाता है और 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को मनाया जाता है, महात्मा गांधी, इनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को, तो इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी 1931 में। 1931 में 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी इनको, तो इसीलिए भी 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को एक दिवस और मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, ये राष्ट्र नहीं है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है ये। तो ये भी 23 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत किन देशों के साथ सहयोग कर रहा है? तो भारत किन देशों के सहयोग के साथ कर रहा है, किन देशों के साथ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, उलान बटोर। और पूछ लिया जाता है इनकी राजधानी, और वो बहुत पूछी जाती हैं ऐसे देशों के, मंगोलिया, अर्जेंटीना हो गया, इस तरह के जो देश हैं, तो इनकी राजधानी और मुद्रा बहुत पूछी जाती है। तो इसकी मुद्रा हो जाएगी तुगरिक। मंगोलिया की तुगरिक है, तुगरिक क्या है? तुगरिक ये मुद्रा है और उलान बटोर इसकी राजधानी है। वही बात करेगा अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है, ब्यूनस आयर्स है। और इसकी जो मुद्रा है वो पेसो है, पेसो इसकी मुद्रा है। अगला सवाल है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए मेक इन इंडिया मैप फॉर द वर्ल्ड पहल को बढ़ावा देने में कौन सी योजना सहायक है? तो इसका आंसर बताना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, MCGS MSME। तो ये जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए मेक इन इंडिया मैप फॉर द वर्ल्ड पहल को बढ़ावा देने के लिए सहायक है। आसान क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें दिख भी रहा है MSME। MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये MSME की फुल फॉर्म होती है। और इसके मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी हैं, जीतन राम मांझी। MSME मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी हैं। अगला सवाल है, लीबिया लेबो सरदेसाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री से सम्मानित किया, तो लीबिया लेबो सरदेसाई है। ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता संग्राम के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। पद्मश्री पुरस्कार ये तीसरा सम्मान है। पद्म पुरस्कार 3 तरह के होते हैं। तो 1954 में इनकी शुरुआत की गई थी, 1954 में पद्म पुरस्कार की। पहला पुरस्कार कौन सा? पद्म विभूषण है, इनका क्रम है, पद्म विभूषण हो जाएगा पहला, विभूषण, फिर उसके बाद भूषण आता है, और फिर पद्म श्री आता है। तो ये इस तरह से क्रम लिखा हुआ है इनका, कि बड़े से छोटा की तरफ, भूषण, विभूषण, भूषण, श्री। तो इस तरह से इनका क्रम है, क्रम भी पूछ लिया जाता है कि इनको माने, इस तरह से पूछ लिया जाता है।
तो इस तरह के सम्मान है, और ये सम्मान मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। मरणोपरांत ये सम्मान नहीं दिए जाते हैं और गणतंत्र दिवस पर ये सम्मान दिए जाते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही हेनरी वर्गीकरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो हेनरी वर्गीकरण प्रणाली किससे संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी फिंगरप्रिंट मिलान से। फिंगरप्रिंट मिलान से संबंधित है हेनरी वर्गीकरण प्रणाली। डीएनए है, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए इनकी खोज किसने की थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, डीएनए और आरएनए। पहली बात तो डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म है, डीएनए की फुल फॉर्म इसकी हो जाएगी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। आरएनए की हो जाएगी, आरएनए की हो जाएगी राइबो, बस आगे को सीधी हो जाएगी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए की फुल फॉर्म है। दोनों इनकी फुल फॉर्म हो जाएंगी, आरएनए की और डीएनए की। और इनकी खोज दोनों की एक ही व्यक्ति ने की थी। किसने की थी? एक ही व्यक्ति ने इनकी खोज की थी, फ्रेडरिक मीसर ने। फ्रेडरिक मीसर ये व्यक्ति हैं जिन्होंने डीएनए और आरएनए की खोज की थी। अगला सवाल है, हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार निकोबारी लोग द्वीपों पर कब पहुंचे थे? तो ये जो निकोबारी लोग द्वीपों पर पहुंचे थे, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 5000 वर्ष पहले पहुंचे थे। अभी हाल ही के अध्ययन के अनुसार 5000 साल पहले ये निकोबारी लोग द्वीपों पर पहुंचे थे। भारत में राजकोषीय नियमों का मार्गदर्शन कौन सी समिति करती है? तो राजकोषीय नियमों का मार्गदर्शन जो करती है, तो राजकोषीय नियम से संबंधित कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी एन.के. सिंह समिति हो जाएगी। राजकोषीय नियमों से, राजकोषीय नियमों के मार्गदर्शन से कौन सी समिति हो जाएगी? तो हो जाएगी एन.के. सिंह समिति। उर्जित पटेल समिति किससे संबंधित है? तो उर्जित पटेल संबंधित है ये मौद्रिक नीति से। मौद्रिक तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति दोनों ही गरीबी के आकलन करती हैं। गरीबी का आकलन, गरीबी के आकलन से कौन सी संबंधित हो जाएंगी? पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी गरीबी से संबंधित है? तो तेंदुलकर और रंगराजन समिति दोनों ही गरीबी का आकलन करती हैं ये। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लेजिम किसका हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा लेजिम। और इसके अलावा और कौन कौन से हैं लेजिम इसके महाराष्ट्र के? लावणी हो जाएगा, लावणी। तमाशा हो जाएगा इसका, तमाशा। इसके और नृत्य हैं, इसके अलावा कोली। ये इम्पोर्टेंट है तो और भी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। गुजरात का डांडिया और गरबा है। और मिजोरम का कौन कौन से हो जाएंगे? मिजोरम का चेराव है, याद रखना, एक चेराव है। इसको बांस नृत्य भी कहा जाता है, बांस नृत्य इसको बोला जाता है। इसके अलावा मणिपुर है, मणिपुर के इम्पोर्टेंट है लाई हरोबा है, मणिपुर का लाई हरोबा ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एक और है, इसका है संकीर्तन, संकीर्तन। ये दोनों टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, टोटल 8। अगला है, लेटरल एंट्री योजना किसके सुझाव पर आधारित है? तो लेटरल एंट्री योजना किसके सुझाव पर आधारित हो जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, नीति आयोग। नीति आयोग के सुझाव पर आधारित है लेटरल एंट्री योजना। अच्छा, लेटरल एंट्री योजना है क्या? लेटरल एंट्री योजना बिना परीक्षा के जो है उच्च पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है लेटरल एंट्री योजना के अंतर्गत। किस पर होगा? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। और योजना आयोग 1950 में इसका गठन हुआ था। इसको समाप्त करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। इसके स्थान पर नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री होता है। तो जो अध्यक्ष कौन थे इसके? गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग। अगर वर्तमान में बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष तो पीएम मोदी हैं। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो उपाध्यक्ष हैं इसकी, उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, सुमन बेरी उपाध्यक्ष। और अगर बात करें सीईओ की, सीईओ, तो सीईओ जो है वो बीवीआर सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम, ये इस समय इसके सीईओ हैं।
है चीन की रणजाल कूटनीति से क्या अभिप्राय है। तो जो चीन की रणजाल कूटनीति है उससे क्या मतलब है। चीन द्वारा अन्य देशों को मुफ्त में सहायता प्रदान करना, चीन द्वारा अन्य देशों को दिए गए ऋण के कारण उनका ऋण बोझ बढ़ाना, चीन द्वारा अन्य देशों को सैन्य सहायता प्रदान करना, चीन द्वारा अन्य देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, कि चीन द्वारा अन्य देशों को दिए गए ऋण के कारण या लोन के कारण, और लोन का बोझ बढ़ाना ये चीन की ऋणजाल कूटनीति है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है। सचेतक क्या है। सचेतक किसको कहा जाता है। तो सचेतक किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कि संसद में किसी विधेयक पर पार्टी की राय को लागू करने के लिए आदेश, संसद में प्रश्न पूछने का अधिकार, किसी भी विधेयक का विरोध करने का अधिकार, संसद में स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, कि संसद में किसी विधेयक पर पार्टी की राय को लागू करने के लिए आदेश होता है सचेतक। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीबीडीसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीबीडीसी क्या है। तो सीबीडीसी क्या है, सीबीडीसी की फुल फॉर्म देखें तो सीबीडीसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है सीबीडीसी की। तो इसका आंसर इसकी फुल फॉर्म से ही लगाया जा सकता है, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया डिजिटल शेयर। तो शेयर तो है नहीं, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा। तो ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। तो यहीं पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जनवरी के अगर और दिवस देखें तो एक 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को मनाया जाता है लुई ब्रेल दिवस। इसके अलावा 9 जनवरी को मनाया जाता है एक प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। ये इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 30 जनवरी को मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस मनाया जाता है, जो अभी पहले ही क्वेश्चन था शायद। तो शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जनवरी के जो हैं है। और इसमें एक और है 10 जनवरी कब रह गया 10 जनवरी। तो 10 जनवरी में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। साथ ही अगर बात करें 14 सितंबर की, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे सबसे तरजीही राष्ट्र का क्या अर्थ है। तो तरजीही राष्ट्र का क्या अर्थ हो जाएगा। एक ऑप्शन देखेंगे कि एक देश दूसरे देश को सबसे अधिक आयात शुल्क दे। ये तो अधिक का तो गलत हो जाएगा। एक देश दूसरे देश को सबसे कम आयात शुल्क दे। तो ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। दो देशों के बीच कोई व्यापार नहीं करना, केवल एक ही उत्पाद का व्यापार होता है। तो ये तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सुकन्या समृद्धि योजना SSY का मुख्य लाभ क्या है। तो सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों की शिक्षा के लिए बचत को प्रोत्साहित करना। लड़कों के लिए उच्च शिक्षा लड़कों के लिए तो है ही नहीं, है बुढ़ापे के लिए भी नहीं है, महिला उद्यमियों के लिए भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, कि लड़कियों की शिक्षा के लिए बचत को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य का मुख्य लाभ होगा सुकन्या समृद्धि योजना का। और इस योजना के अंतर्गत और इसकी जो न्यूनतम सीमा है जमा करने की 250 रुपये है, और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। और ये कब शुरू की गई थी, इसकी डेट पूछी जा सकती है। 1 जनवरी 2015 को ये स्टार्ट की गई है, 1 जनवरी 2015 को। अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। जब बाल विवाह को रोकना, लिंगानुपात में सुधार, बाल श्रम को समाप्त करना, या महिला को रोजगार प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। हरियाणा से शुरू की गई थी, जाहिर सी बात है लिंगानुपात वहां पर
जो है वो बहुत कम है, तो इस वजह से ये शुरू की गई थी हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से शुरू की गई थी? पानीपत से शुरू की गई थी ये। पानीपत से। और कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015 को ये स्टार्ट की गई थी हरियाणा के पानीपत से। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा बने मन्नान समुदाय का मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करता है? मन्नान समुदाय है तो ये कहाँ पर निवास करता है? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, केरल राज्य में निवास करता है। और अगर देखें भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो हो जाएगी भील। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, पूछा जाता है। और सेकंड नंबर पर जो आती है, जो सेकंड नंबर है जनजाति का, तो वो कौन सी है? गोंड है। ऑप्शन गोंड। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, केरल में मन्नान समुदाय निवास करता है। अगला सवाल है, भारत में जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो जूट उत्पादन के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, पश्चिम बंगाल। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक रिसरा है, रिसरा आ गए यहाँ पर। जूट की पहली मिल स्थापित की गई थी, ये जूट की पहली मिल स्थापित की गई थी। और ये कहाँ पर है? कोलकाता में है ये, कोलकाता में ये स्थापित की गई थी, कोलकाता में है। और कब स्थापित की गई थी? पूछा जाता है 1855 ईस्वी में जूट की पहली मिल स्थापित की गई थी भारत की। भारत में 5G सब्सक्राइबर की संख्या में विश्व में कौन से स्थान पर है? भारत जो है 5G सब्सक्राइबर के मामले में दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, सेकंड नंबर पर है। और पहले नंबर पर कौन है? चाइना है, पहले नंबर पर चाइना। अगला सवाल है, ई कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में से कौन सी पहल नहीं है? तो यानी ई कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना नहीं है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, बिल्कुल ठीक है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तो है। वस्तु एवं सेवा कर ये भी है ई कॉमर्स क्षेत्र के लिए। और सरकारी ई मार्केट प्लस ये भी है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जाहिर सी बात है ये कॉमर्स है ना कि ई कॉमर्स, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। तो ये वाली योजना जो है 1DC, तो ये ई कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को शुरुआत की गई थी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की। और GST कब लागू किया गया था? GST लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। और आर्टिकल में रखा गया था 279A में ये GST को रखा गया था, GST परिषद को। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC इसकी फुल फॉर्म भी है, याद रख सकते हैं। हाल ही में भारत ने 2025-26 तक पेट्रोल में एथेनॉल का कितने प्रतिशत ब्लेंडिंग लक्ष्य रखा है? तो एथेनॉल का कितने प्रतिशत ब्लेंडिंग लक्ष्य रखा है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 20% इसका लक्ष्य रखा है ब्लेंडिंग। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने पेरिस समझौते से बाहर निकलने का कारण क्या बताया है? तो ट्रंप जो है, अमेरिका जो है वो पेरिस समझौते से बाहर हुआ है, तो उसका ट्रंप ने जो है क्या कारण बताया है? ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा बी, चीन पर समान प्रतिबंध न लगाना। चीन पर समान प्रतिबंध नहीं लगाया गया, इस वजह से ट्रंप प्रशासन ने पेरिस समझौते से बाहर निकलने का जो है निश्चय किया था। और ये जो पेरिस समझौता ये हुआ था 2015 में पेरिस समझौता हुआ था जलवायु परिवर्तन के लिए। इस पे समझौता हुआ था 2015 में, 195 देशों ने हस्ताक्षर किए थे इस पर 2015 में। और एक पहला हुआ था, पहला जलवायु सम्मेलन हुआ था, जलवायु सम्मेलन, तो ये कहाँ पर हुआ था? पहला जलवायु सम्मेलन हुआ था तो ये हुआ था जेनेवा में हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1979 में हुआ था ये, 1979 में। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन पहला नहीं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये हुआ था 1992 ईस्वी में, 1992 में रियो डी जेनेरियो में। तो वहाँ पर कोप का गठन किया गया था, कोप का, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन होते हैं कोप। तो कोप 21 में इसका गठन किया गया था, पेरिस समझौते का। पेरिस समझौता हुआ था कोप 21 में, जो कि 2015 में हुआ था, कोप 21। तो ये इसलिए याद रखना जरूरी है कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसी में यह। अगला है, हाल ही में भारत में किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किया है?
तो अब भारत में किस राज्य ने सबसे पहले समान संहिता लागू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, उत्तराखंड ने सबसे पहले कॉमन सिविल कोड लागू किया है, यूसीसी। ठीक है, और गोवा जो है, गोवा ने सबसे पहले किया था, लेकिन वो स्वतंत्र भारत का नहीं था। तो स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहले क्या है, वो क्या है, उत्तराखंड ने। गोवा ने कब किया था? तो गोवा ने 1867 में किया था, 1867 में। उस समय पुर्तगाल के अधीन था गोवा, और इस पुर्तगाल पर कब्जा कब किया था? 1510। ये पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में कब्जा किया था। अल्बुकर्क ने अपने अधीन लिया था, और ये जो है 1961 में आज़ाद किया गया था भारतीय सेना के द्वारा, 1961 में गोवा को। और ये आर्टिकल 44 है यूसीसी के लिए। आर्टिकल कौन सा है? 44। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया था? तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है स्मार्ट सिटी मिशन। तो जब ये स्टार्ट हुआ था, तो उस समय कितने शहर इसमें शामिल किए गए थे, या कितने शहरों का लक्ष्य के साथ इसमें शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही इसमें बात इसमें पूछी है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। और ये मिशन कब लॉन्च हुआ था, ये कब ये शुरू हुआ था? तो ये 2015 में शुरू हुआ था, ये भी 2015 में। अगला सवाल है, सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है? तो सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण करना, ये मुख्य विवाद का कारण है। और सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 को हुआ था, ये कराची शहर में हुआ था, कराची में। और किस किस के बीच हुआ था? जेएल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? अयूब खान पाकिस्तान की तरफ से थे, राष्ट्रपति पाकिस्तान के। जवाहरलाल नेहरू पीएम इंडिया। और इसकी मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक इसके मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने। क्वाड समूह में कौन से देश शामिल हैं? तो क्वाड एक समूह है, तो इसमें 4 देश शामिल हैं। ऑप्शन में सभी में 4 है इसमें। तो इसमें कौन कौन से होंगे? भारत तो है ही, भारत तो है, अमेरिका है, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये क्वाड में शामिल देश हैं। तो क्वाड होता है क्वाड, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है क्वाड की? तो क्वाड की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसकी फुल फॉर्म है क्वाड की। और क्वाड इसकी हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में हो जाएगा चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता हो जाएगा। और इसमें 4 देश शामिल हैं, 4, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 2000 की सुनामी आई थी 2000 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में, 2004 में सुनामी आई थी। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र की देखभाल के लिए, उसके पास का वातावरण को बनाए रखने के लिए, समान वातावरण बनाए रखने के लिए क्वाड की स्थापना की गई थी, और ये देश उसमें शामिल हैं। अगला है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2023-24 में किस राशि तक पहुंच गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, 137.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये यूरोपीय संघ और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में इस राशि तक पहुंच गया है। यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? यूरोपीय संघ में, तो यूरोपीय संघ में 27 देश हैं इस समय पर, 27। और ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स ये कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है, और ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। 27 देश इसमें शामिल है। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का क्या अर्थ है? पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 2 या 2 से अधिक कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया व्यवसाय, बिल्कुल गलत। विदेश में एक कंपनी द्वारा पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी की स्थापना करना, ये ठीक हो जाएगा। बाकी ये दोनों गलत हैं। विदेश में एक कंपनी हो वो पूर्णतः स्वामित्व वाली एक अलग कंपनी की स्थापना करे, तो उसी को कहते हैं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। भारत में स्पैम को नियंत्रित करने के लिए दूरसंचार विभाग डीओटी द्वारा हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो डीओटी द्वारा हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल का नाम है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, संचार साथी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, संचार साथी। ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक के तहत किया जाता है, तो ओपन मार्केट सेल स्कीम ये डोमेस्टिक है इसका। तो ये किसके तहत किया जाता है? तो खाद्यान्न आयात किया जाता है इसके अंतर्गत,
खाद्यान्न का निर्यात किया जाता है। ये सरकारी भंडार से खाद्यान्न के खुले बाजार में बिक्री की जाती है। तो ये ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि सरकारी भंडार से खाद्यान्न के खुले बाजार में बिक्री की जाती है। ओपन मार्केट सेल स्कीम इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक श्रम बल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का क्या प्रतिशत है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक हो जाएगा, 4.7%। ये वैश्विक श्रम बल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत है 4.7%। ILO की बात करें तो ILO का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, जिनेवा। और इसके अलावा एक अपैक होता है, अपैक, और एक ओपेक होता है, ओपेक। इनके मुख्यालय भी पता होने चाहिए। अपैक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय हो जाएगा सिंगापुर में, सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। और ओपेक की बात करें तो ओपेक का मुख्यालय वियना में हो जाएगा, ओपेक वियना। और वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे रबर बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की अगर बात करें तो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे पीयूष गोयल हैं इस समय पर, पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। कृषि मंत्री की अगर बात करें तो कृषि मंत्री कौन हो जाएंगे? कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान है। और पर्यावरण मंत्री हो जाएंगे, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री, तो ये हो जाएंगे भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह मंत्री हैं। ये पूछा जा सकता है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 2030 तक राष्ट्रीय औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति का किस सीमा तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 100 Mbps हो जाएगा, 100 Mbps कम से कम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में हाल ही में हुए राजनीतिक संकट का मुख्य कारण क्या था? तो दक्षिण कोरिया में भी राजनीतिक संकट का मुख्य कारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, मार्शल लॉ को लागू करना राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था, जिसके कारण दक्षिण कोरिया में ये राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ था। अगर बात करें इसकी राजधानी की तो साउथ कोरिया की राजधानी हो जाएगी साउथ कोरिया की, तो इसकी हो जाएगी सियोल, साउथ कोरिया की है सियोल। और एक नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी की बात करें तो इसकी हो जाएगी प्योंगयांग, इसकी है प्योंगयांग, इसकी प्योंगयांग इसकी कैपिटल है। नॉर्थ कोरिया की, साउथ कोरिया की सियोल हो जाएगी। अगला, किस संस्था की सिफारिश पर लोकपाल की नियुक्ति के लोकपाल का गठन किया गया था? किसकी सिफारिश पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके सिफारिश पर लोकपाल का गठन किया गया था। योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में बात हो गई है। और संसद का संयुक्त समिति यानी कि JPC जिसको बोलते हैं, ये खबरों में रहा है आजकल। ये JPC होता है क्या है? तो GPC ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है। ये किसी विशेष विधेयक की जांच के लिए गठित होती है, अस्थायी समिति है ये। तो ये गठित होती है तब जब किसी विशेष विधेयक की जांच करनी हो। अगला, हाल ही में चर्चा में रहे रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र किससे संबंधित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित है रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र। अगला सवाल है, कृषि समझौता AOA किसका हिस्सा है? AOA किसका हिस्सा है कृषि समझौता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO का, WTO हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। और WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है, जेनेवा। और कृषि संगठन है यहाँ पर, विश्व बैंक है यहाँ पर, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC। अगला है, नक्शा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो नक्शा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई है।
अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे विवाह पुनर्स्थापना का अधिकार किस अधिनियम में वर्णित है? तो विवाह पुनर्स्थापना का अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये याद रखना, हिंदू विवाह 1955। अगला है, भारत के वर्तमान जनसंख्या संक्रमण का एक प्रमुख पहलू क्या है? तो भारत के वर्तमान जनसंख्या संक्रमण का एक पहलू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, जन्म दर में कमी। भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा सैन्य बल जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, असम राइफल। भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, असम राइफल। अगर बात करें तो थल सेना दिवस पूछा जाता है, थल सेना, और वायुसेना दिवस और नौसेना दिवस, ये कब कब मनाया जाता है, किस डेट में ये मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखने हैं, पूछा जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे चीतल, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो चीतल कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं चीतल। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे INS सूरत, IANS सूरत, ये किस श्रेणी का जहाज है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, विध्वंसक पोत है ये। अगला है, भारत और सिंगापुर के बीच कौन सी प्रमुख नौसेना अभ्यास आयोजित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिम्बैक्स, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, सिम्बैक्स। और वज्र प्रहार ये की जाती है भारत और USA के बीच में। गरुण शक्ति, तो गरुण शक्ति किसके बीच में की जाती है? इंडोनेशिया और भारत के बीच में, इंडोनेशिया। और एक होता है खाली गरुण, गरुण अभ्यास बोला जाता है, एक गरुण अभ्यास होता है। तो ये किसके बीच में होता है? ये फ्रांस और भारत के बीच में होता है, फ्रांस और भारत के बीच में। और पराक्रम, ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है पराक्रम दिवस? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में, 23 जनवरी को। ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 किसके सहयोग से तैयार किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, जिनेवा में मुख्यालय है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को को कहाँ पर है? तो यूनेस्को का है पेरिस में, पेरिस में है, फ्रांस में। और संयुक्त राष्ट्र UNO, तो UNO का हो जाएगा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। अगला है, PM सूरज घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा PM सूरज घर मुफ्त बिजली योजना घरेलू क्षेत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग का बढ़ावा देना, ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। घरेलू क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत की गई थी PM सूरज घर मुफ्त बिजली योजना, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये शुरू कब की गई थी? ये 15 फरवरी 2024 को ये स्टार्ट की गई है, 15 फरवरी 2024 को। अगला है, विश्व मौसम के तहत मौसम पूर्वानुमान को पंचायत स्तर तक कितने दिन पहले तक बढ़ाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 10 से 15 दिन के अंदर बढ़ाया जाएगा। और मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस तो 23 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत का पहला क्लाउड चैम्बर किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला क्लाउड चैम्बर किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी ठीक हो जाएगा, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित किया जा रहा है। अगला सवाल है, अंतिम सवाल है 50वां, आखिरी सवाल हो जाएगा ये। हाल ही में चर्चा में रहे मकरविलक्कू उत्सव का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य के मंदिरों में किया जा रहा है? तो मकरविलक्कू ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, केरल में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे,
50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें डिटेल इतनी ही रखी गई है, और अगर थोड़ी फालतू डिटेल इसमें बढ़ा दी जाती है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो ऐसा ना हो कि वीडियो भी छोटी हो और कम समय में अधिक याद हो जाए। तो ये कोशिश रहेगी अगली वीडियो में भी।